माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था मोलरता, मोललता एवं मोल अंश। काफ़ी ब्रीफ में उसको हमने बताया था, उसका डेफिनेशन दिया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसका न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं, सारी बातों पर हमने उसको इंडिकेट किया था। लेकिन उसके बाद जो है वह हेनरीज लॉ है, और हेनरीज लॉ में मोल अंश का यूज होता है, जो हमने पिछले क्लास में बताया है। हेनरीज लॉ में विलयन की जो सॉल्युबिलिटी होती है उसके बारे में बताया गया है। इसमें विलयन की वाष्प दाब और मोल अंश के बारे में बताया गया है। इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। ताप को अचल रखने पर विलयन के मोल अंश उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यह बात हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो यह आप देख सकते हैं कि विलयन में गैस के मोल अंश गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, तो उसे हेनरी का नियम कहते हैं। इसमें दो ही चीज पर फोकस करना है, मोल अंश और आंशिक दाब। तो यहाँ पर मोल अंश को x और आंशिक दाब को p से रिप्रेजेंट किया गया है। तो x जो है समानुपाती है p का, इसको बराबर करने के लिए समानुपाती चिन्ह को हटाकर इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट से गुना किया जाता है। वह कांस्टेंट हेनरी कांस्टेंट होगा और इसे KH से रिप्रेजेंट करेंगे। K से हेनरी, H से हेनरी, K से कांस्टेंट, यह हेनरी कांस्टेंट है। जहां x मोल अंश, KH हेनरी कांस्टेंट, P गैस का आंशिक दाब है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम बतलाने जा रहे हैं कि जो भी गैस है, यह हेनरी लॉ गैस के लिए वैलिड है, और गैसों में हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं। उसके हेनरी कांस्टेंट जो हैं, वह हेनरी कांस्टेंट का जो वैल्यू है, केएच का वैल्यू है, वह एक्सपेरिमेंटल देखा गया है, और उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केएच वैल्यू ताप को बढ़ाने से बढ़ता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। बोर्ड लेवल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल, नीट, जी, एडवांस वगैरह है, वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान में रखना है कि N2 एवं O2 का केएच मान ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। N2 एवं O2 का केएच मान ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है 293 केल्विन रखा गया है, और 293 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन का केएच मान 76.48 बार होता है। लेकिन इसको ताप बढ़ाकर, टेम्परेचर को बढ़ा करके 303 केल्विन कर दिया जाता है, तो उस ताप पर इसका केएच वैल्यू जो 76.48 बार था, वह बढ़कर 88.84 बार हो जाता है। तो इस तरह से इसके टेम्परेचर को बढ़ाए जाने पर इसका जो है केएच का मान बढ़ जाता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में आपको देखा गया है 293 केल्विन ताप पर ऑक्सीजन का केएच मान जो होता है वह 34.86 बार होता है, एवं उसे 303 केल्विन ताप पर अर्थात ताप को बढ़ा देने से इसका मान जो है 46.8 हो जाता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आप यह देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन, इसका व्यवहारिक जीवन में हेनरी लॉ का क्या एप्लीकेशन है, तो आपको काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन वायुमंडल जो पृथ्वी पर है, वायुमंडल वह पर्याप्त है जीवों के लिए, सांस लेने के लिए, श्वसन के लिए,
कब जब पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी की जैसे जैसे गहराई में जाते हैं अर्थात समुद्र की गहराई में जाने पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। तो नहीं होता है तो समुद्र में जो गोता लगाने वाले गोताखोर या जो तैराकी होते हैं उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वह जो है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जिसमें हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जिसके इस कंपोनेंट में इस गैसों की जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन में हीलियम की मात्रा 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1% होता है। इसको मिला करके इन गैसों के मिश्रण जो है वह कृत्रिम गैस कहलाता है, जो श्वसन के लिए कंफर्टेबल है ना, तो श्वसन के लिए उपयोगी होते हैं। तो जैसे जैसे यह जो है आपको समुद्र की गहराई में जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होता है, जिसका उपयोग इन गैसों के मिश्रण का करता है। यदि इन गैसों को उपयोग नहीं किया जाए तो उसे सांस लेने में कठिनाई होगी और ब्लीडिंग होगा, आँख, नाक और मुंह से ब्लीडिंग होगा और उसको बेहोश हो जाएगा और उसके कारण वह सीरियस होकर के मर भी जा सकता है। इस रोग का नाम बेंड्स है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह मेडिकल से रिलेटेड टर्म है, बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म है कि श्वसन संबंधी रोग जो तैराकियों में होता है तो उसका कौन सा रोग होगा, तो वह बेंड्स होंगे। उस रोग का नाम है। उसका क्या लक्षण है, तो चक्कर आना, आँख, नाक और मुंह से खून आना और वह कम बेहोश हो जाना। इसके उपचार क्या है, तो यह कृत्रिम ऑक्सीजन जिसमें हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, इन गैसों को मिश्रण के वह तैराकी जो समुद्र में गोता लगाते हैं वह उसको अपने साथ ले जाते हैं और उसका उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। उसी प्रकार पर्वतरोधी जो हाई एल्टीट्यूड कहा जाता है उस पर जो उड़ान भरने वाले होते हैं, तो आप इतना जानिए कि पृथ्वी तल पर ऑक्सीजन पर्याप्त है, लेकिन जैसे जैसे इसकी ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाने के साथ साथ इसकी ऑक्सीजन घटने लगता है और ऑक्सीजन घटने के साथ साथ उसको सांस लेने में कठिनाई होती है और इसके उपचार में भी हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का जो कृत्रिम वायु बनाया गया है उसका उपयोग होता है। और साथ ही साथ उन लोगों में भी उसी तरह का लक्षण पाया जाता है जिसको चक्कर आना, नाक, कान और मुंह, आँख से ब्लीडिंग होना और उस स्थिति में गंभीर होने के बावजूद वह मर भी सकता है। इस रोग का नाम एनॉक्सिया रखा गया है। तो उड़ान भरने वालों में एनॉक्सिया और तैरने वाले तैराकियों में बेंड्स नामक रोग है। दोनों का उपचार एक ही गैस जो कंपोजिशन है आर्टिफिशियल गैस का वही लिया गया है, लेकिन उन दोनों का जो रोग का नाम है वह अलग अलग बताया गया है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब लाइफ है, हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं कि हेनरी लॉ का काफ़ी उपयोग है। इतना ही नहीं, हम यह बतलाना चाहते हैं कि हेनरी लॉ का जो है उपयोग आपको अन्य जगहों पर भी होता है, लेकिन यह इम्पोर्टेंट बातें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है जिसको हमने बतलाया। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में भी, कोल्ड ड्रिंक्स भी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो आप देखते हैं उसको उस कोल्ड ड्रिंक्स को थोड़ा देर के लिए उसको रिकॉर्ड करके छोड़ दिया जाए तो वह गैस जो है वह गैस के कारण वह बास्ट भी कर सकता है, वह उसका बोतल फूट भी सकता है। तो वह किस लॉ के कारण होता है? हेनरी लॉ के कारण होता है। तो हेनरी लॉ में ये सारी बातों का उपयोग होता है और यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो आपको हम यह बताना चाहेंगे कि हेनरी का नियम काफ़ी इम्पोर्टेंस है और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यही यहाँ तक लिख देना है। लेकिन इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संबंधी बातें होंगी, तो आप बतलाएंगे किताब बढ़ने के साथ इसका हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू जो होते हैं वह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बढ़ता है। ये एक्सपेरिमेंटल बातें हैं। और समुद्री
में समुद्र में समुद्री लोग या गोताखोर जो होते हैं उसमें कौन सा रोग होता है, उसको उपचार कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ उड़ान भरने वाले पर्वतरोधियों में जो उसके क्या श्वसन संबंधी जो प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया है। इसका 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर इस संबंधित रखे हैं जो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो इसमें 2 क्वेश्चंस रखे हैं कि पर्वतरोधियों में निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है। तो पर्वतरोधियों में एनोक्सिया नामक रोग होता है, जो हमने इसकी काफ़ी चर्चा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोताखोरों में निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है। बेंस है, एनोक्सिया है और मलेरिया है, टाइफाइड है। तो यहाँ पर गोताखोर की बात करेंगे तो गोताखोर में बेंस नामक रोग होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो हेनरी लॉ के बाद राउल्ट्स का नियम है, राउल्ट्स लॉ है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, यहाँ से कम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो राउल्ट्स लॉ जो है यह एक फ्रांसीसी केमिस्ट थे जिन्होंने अवयव के मूल अंश एवं वाष्प दाब के बीच संबंध स्थापित किए। उस संबंध को राउल्ट्स का नियम कहते हैं। इस नियम में ताप को अचर रखा गया है और अचर ताप पर अवयव के मूल अंश वाष्प दाब के सीधा समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि वाष्प दाब क्या है, इसे उड़नशील द्रव भी कहते हैं। यानी कोई भी लिक्विड को जब उसको गर्म करते हैं तो वह वाष्प बन जाता है और उस वाष्प में पर जो दबाव लगता है उस दाब को वाष्प दाब कहते हैं। हम लोग आम जीवन में यह देखते हैं कि पानी है, पानी को गर्म करते हैं तो वहाँ से एक वाष्प बन करके और वाष्प बनता है तो वह क्या होता है, उड़ने लगता है। इसलिए पानी एक द्रव है और द्रव को जब गर्म करते हैं तो वह वाष्प बनता है और वाष्प बनता है तो उसमें गति आ जाता है और गति आने के कारण वह उड़ने लगता है, इसलिए उसे उड़नशील द्रव कहते हैं। तो राउल्ट्स नामक वैज्ञानिक ने उड़नशील द्रव के बारे में बताया कि यह वाष्पशील, यह वाष्प का दाब जो होगा उस दाब को उड़नशील द्रव के नाम से बतलाया। तो यहाँ पर देखेंगे कि फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक जिनका पूरा नाम मार्टे राउल्ट है, उन्होंने अवयव के मूल अंश एवं अवयव के वाष्प दाब के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अचर ताप पर, ताप को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। अचर ताप पर अवयव के मूल अंश अवयव के वाष्प दाब के समानुपाती होता है। अवयव के मूल अंश अवयव के वाष्प दाब के समानुपाती होता है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम लोग 2 मूल अंश, एक विलेय और एक विलायक की बात करेंगे और 2 वाष्प दाब विलेय और विलायक की बात करेंगे। आंशिक रूप का, आंशिक जो गैस का जो वाष्प दाब होता है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर अचर ताप पर अवयव 1 के लिए यानी कंपोनेंट 1 के लिए जो है वह P1 जो होते हैं वह समानुपाती होता है 1:1, या इसको बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट से गुना किया जाता है, वह है P1 नॉट, वह अवयव का शुद्ध वाष्प दाब कहलाता है। इसी प्रकार अचर ताप पर अवयव 2 के लिए P2 समानुपाती है X2, या इक्वल करने के लिए यहाँ P2 नॉट का उसका मल्टीप्लाइड किया गया है, यह अवयव 2 का शुद्ध वाष्प दाब होता है। अब यह आप जानेंगे 11th का एक टॉपिक्स है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम यह कहता है कि अचर ताप एवं आयतन पर, अचर ताप एवं आयतन पर अवयव कुल दाब जो होते हैं आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि P1 और P2 अवयव है, आंशिक दाब वाष्प दाब है, तो P बराबर P1 प्लस P2, यानी यहाँ P कुल दाब है, P1 और P2 जो है आंशिक दाब है, वाष्प का आंशिक दाब है। तो
हम क्या कहेंगे कि P बराबर P1 प्लस P2 को इक्वेशन 1 मान लेंगे और समीकरण 1 में P1 का मान और P2 का मान पुट करेंगे। जब यह समीकरण 1 में P1 और P2 के मान जब रखेंगे तो P इक्वल टू P1 के जगह पर क्या है P1 नॉट x1 प्लस P2 की जगह पर है P2 नॉट x2, यह आया। यहाँ पर एक चीज और हमने बताया था मोल अंश में पिछले क्लास में कि मोल अंश जो होते हैं x1 प्लस x2 का मान 1 होता है। हमने यह प्रूफ भी किया था कि विलयन का मोल अंश जो होते हैं उसका टोटल सम 1 के बराबर होता है, अर्थात x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखना है कि x1 प्लस x2 का मान 1 होता है, इसलिए x1 बराबर क्या हो जाएंगे 1 माइनस x2। तो हम इस इक्वेशन में x1 का मान रखेंगे तो 1 माइनस x2 हो गया और प्लस P2 नॉट x2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर P इक्वल टू P1 नॉट इसको गुना कर देंगे तो P1 नॉट x2 हो जाएंगे प्लस P2 नॉट x2। इसको रीअरेंज करने पर P इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 इंटू x2 आया। जहाँ पर P जो है कुल वाष्पदाब है, P1 अवयव एक का वाष्प शुद्ध वाष्पदाब है, P2 नॉट जो है अवयव 2 का वाष्पदाब है और x2 जो है यह अवयव 2 का मोल अंश है। तो आप यह जानेंगे कि यह आपको राउल्स का नियम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका केवल डेफिनेशन अक्सर पूछा जाता है तो आप यह डील करेंगे। यहाँ से लिख देंगे कि इस नियम के अनुसार अचर ताप पर अवयव के मोल अंश अवयव के वाष्पदाब के समानुपाती होता है और यहाँ तक ला करके छोड़ देंगे। लेकिन इसी बात को मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन अर्थात 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो इसको डिटेल करके यहाँ तक लाएंगे और यह अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, इसको ध्यान देना है। तो आज जो है हम हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ के बारे में बताया, जो यह 2 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात है कि हमने टू द पॉइंट लिखाए हैं, वह पॉइंट से भी क्वेश्चन आते हैं हेनरीज लॉ में। जैसा कि हमने बताया कि गोताखोर के लिए कौन कौन से कृत्रिम गैस होते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है कि हीलियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, कितना कितना % होता है, इसकी भी हमने चर्चा किया है, उसको ध्यान में रखना है। और मैं नेक्स्ट डे से इंग्लिश मीडियम में भी हम आपको इस वीडियो को अपलोड करेंगे और इसके लिए घबराने की बात नहीं है। थोड़ा समय के अभाव में हमने इंग्लिश मीडियम के वीडियो नहीं तैयार किया है, लेकिन कल से होगा। हम सभी बच्चों को यह कहना चाहते हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो इसका लाभ उठा ही रहे हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी वह भी इससे ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। उन लोगों के लिए भी हम वीडियो तैयार कर रहे हैं जो नेक्स्ट डे से रेगुलर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।